दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता बापू की अमर कहानी के अध्याय 125 और खंड 4 में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले अध्याय में जब बापू राजकुमार शुक्ला जी के आग्रह पर चंपारण पहुंचे थे, तब उनका किसानों की परिस्थिति को जान लेने का इरादा था और इस वजह से इसके पहले वो खेत मालिकों के का पक्ष भी जान लेना चाहते थे और साथ ही उन्होंने कमिश्नर को भी अपने इस कदम के बारे में लिखकर सूचित किया। लेकिन खेत मालिकों का सचिव उनको धमकी देने लगा और कहने लगा कि आप यहाँ के नहीं हैं और आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। तो और जो भी कुछ अगर कहना है तो आप मुझे लिख कर कहिए। तो बापू ने कहा कि मुझे यदि किसान चाहेंगे कि मैं उनका पक्ष देखूं, तो मुझे अधिकार है और मैं यहीं का हूं और इसी काम के लिए यहाँ आया हूं। और कमिश्नर की बात हुई तो कमिश्नर ने तो डायरेक्ट उनको धमकी दे दी कि आप सीधे यहाँ से चले जाइए, आप इस काम में आगे न बढ़े, कोई कदम न उठाएं और यहाँ से वापस चले जाएं चंपारण से। इस बात से उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने साथियों को बताया कि सरकार मुझे रोक रही है और ऐसा हो सकता है कि मुझे जल्दी ही जेल जाने का प्रसंग आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो प्रसंग मोतिहारी या बेतिया में आए। इसलिए वे शीघ्र ही मोतिहारी के लिए निकल पड़े और गोरख बाबू के यहाँ रुके। गोरख बाबू का घर धर्मशाला बन गया था और उसमें बड़ी मुश्किल से हम इतने लोग समाये थे। वहाँ जाने पर पता चला कि 5 मील दूर पर एक किसान के साथ अत्याचार हुआ था। मैं और एक वकील के साथ हम हाथी पर बैठकर उस किसान को देखने के लिए निकल पड़े। मोतिहारी में हाथियों पर आवागमन होता था उस समय में, लेकिन रास्ते में ही कमिश्नर का आदमी आया और उसने मुझे सलाम कहकर कहा कि आपको साहब ने याद किया है, आप मेरे साथ जीप में बैठिए। तो मैंने अपने साथ के लोगों को आगे जाने के लिए कहा और मैं उसके साथ जीप में बैठ गया। लेकिन बैठते ही उस आदमी ने मुझे चंपारण छोड़कर जाने का नोटिस मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसका लिखकर जवाब दिया कि मैं किसी भी हालत में, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता है, मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद मेरे खिलाफ समन्स इशू किए गए और वो इतनी भीड़ उस दिन हो गई थी। जब समन्स लेकर सरकारी सिपाही आया, सारे चंपारण के लोग सड़क पर उतर आए थे। उसने मुझे समझ दिए, मैंने उनका उत्तर दिया कि यदि मैं चाहता तो किसी भी नोटिस को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैंने सबको स्वीकार किया और मेरा उद्देश्य यहाँ किसी प्रकार की हिंसा फैलाने का नहीं है और मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ किसानों की परिस्थिति जानने के लिए आया हूँ और वो जानकर ही यहाँ से जाऊँगा, ऐसा मैंने उन्हें कहा। और उस दिन जो लोग सड़क पर आए थे निडर होकर सरकार से, इससे सरकार को पता चल गया कि उनकी सत्ता अब लुप्त हो रही है और जिस कमिश्नर ने मुझे फंसाने की साजिश रची थी, अब ऐसा लग रहा था कि वो और सरकार खुद इसमें फंसती जा रही थी। अब आगे मुकदमा निकाल लिया। चंपारण में नील के किसानों के लिए सत्याग्रह करने का पर मुझ पर मुकदमा चालू हुआ। सरकारी वकील मजिस्ट्रेट मुझे मिले जन समर्थन से घबरा गए थे। सरकारी वकील मुकदमे को आगे के लिए मुलतवी रद्द करने को कह रहे थे। मैं बीच में पड़ा और कहा कि चंपारण छोड़ने की सरकारी नोटिस को
न मानने का अपराध मैंने किया है, इसलिए सुनवाई आगे के लिए रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक निवेदन तैयार किया है, मैं चाहता हूं कि मुझे उसे पढ़ने की अनुमति दी जाए। और वो निवेदन मैंने पढ़ा। फौजदारी काम चलाने की पद्धति के कानून 144 की धारा के अनुसार किया गया आदेश मुझे क्यों ठुकराना पड़ा, उसका एक छोटा सा निवेदन मैं कोर्ट की अनुमति से प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा नम्र निवेदन है ऐसा है कि आज्ञा के अनादर का प्रश्न न होकर स्थानीय सरकार और मेरे बीच में मतभेद का प्रश्न है। मैं इस प्रदेश में जन सेवा और देश सेवा के उद्देश्य से आया। किसानों के प्रति खेत मालिकों का व्यवहार न्याय संगत नहीं है। किसानों के प्रति खेत मालिकों का व्यवहार न्याय संगत नहीं है, इसलिए उनकी मदद के लिए मुझे आग्रह किया गया और इसलिए मैं आया हूँ। और सारी परिस्थिति जाने बिना मैं उनको मदद कैसे करूँगा, इसलिए मैं इस समस्या का अध्ययन करने संभव हुआ तो सरकार और खेत मालिकों की मदद से करने यहाँ आया हूँ। मेरा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे यहाँ आने से यहाँ की शांति भंग होकर रक्तपात होगा, ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती। पर सरकार की परेशानी मुझे समझती है और उनकी सूचना मिलेगी, उस पर विश्वास रखकर चलना पड़ेगा, यह भी मुझे मंजूर है। मैं कानून को मानने वाला हूँ, इस लिहाज से सरकारी आदेश को मानने की तरफ ही मेरा झुकाव होगा और वो वैसा हुआ भी। लेकिन ऐसा करने से जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ उनके प्रति मेरे कर्तव्यों की प्रताड़ना मैं करूँगा, ऐसा मुझे लगता है। आज उनके बीच रहकर ही मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, अतः मैं खुद होकर चंपारण छोड़कर नहीं जा सकता। गांधी जी ने एक दो टूक उनको बोल दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ उनके बीच रहकर, अतः मैं खुद होकर चंपारण छोड़कर नहीं जाऊँगा। इस तरह के धर्म संकट से मुझे बाहर निकालने की जवाबदारी सरकार पर डालने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में मेरी जैसी जिनकी प्रतिष्ठा है, कोई काम करके नई परंपरा डालने से पहले अत्यंत सावधानी का पालन उन्हें करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, इसका मुझे पूर्ण ज्ञान है। परंतु मैं दृढ़तापूर्वक समझता हूँ कि आज जिस अन्याय की परिस्थिति में है उसमें फंसे हुए मेरे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के पास एक ही सन्मान्य रास्ता बचता है, और वो ये है कि सरकारी आदेश की अवहेलना करके जो भी सज़ा मिले उसे भुगतना। मेरे पास इस और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके मन में जो भी सज़ा मुझे देनी है उसे कम करने के लिए मैं यह निवेदन नहीं कर रहा हूँ। मुझे इतना ही स्पष्ट करना है कि आदेश को न मानने में मेरा हेतु सरकार का अपमान करने का न होकर उससे भी महान नियम अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना था। मेरा अंतःकरण मान्य करके उसका ही अनुसरण करने का मेरा संकल्प, मेरा अंतःकरण जो मुझे बताएगा उसे मानकर उसका ही अनुसरण करने का मेरा संकल्प है। अब मुकदमे की सुनवाई का प्रश्न ही नहीं बचा था। मजिस्ट्रेट और वकील को बात यहाँ तक पहुँचने की कल्पना नहीं थी, इसलिए अदालत ने सज़ा सुनाने के लिए मुकदमा आगे ढकेल दिया।
मैंने वाइसराय को सारी हकीकत की तार भेजी थी और पटना में भी तार कर दी थी। भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी तार भेजी थी। सजा के लिए अदालत में जाने के पहले ही मजिस्ट्रेट का आदेश आया कि गवर्नर साहब के हुक्म से मुकदमा रद्द कर दिया गया है। और कलेक्टर की तरफ से भी पत्र आया कि मुझे जो जानकारी प्राप्त करनी है वो यदि ज़रूरत पड़े तो सरकारी अमलदार की मदद लें। इतनी जल्दी शुभ परिणाम आने की किसी को आशा नहीं थी। मैं कलेक्टर मिस्टर हैक से मिला। वे भले और न्याय करने वाले लगे। उन्होंने मुझे कागज पत्र इत्यादि लगे तो वो मंगाने और जब ज़रूरत पड़े उनसे मिलने को कहा। इसके कारण सारे हिंदुस्तान को सत्याग्रह सविनय अवज्ञा का वस्तुपाठ मिला। समाचार पत्रों में इसकी खूब चर्चा हुई। चंपारण और मेरे वही नील की खेती करने वाले किसानों की मदद, चंपारण और मेरे नील की खेती वाले किसानों की मदद को खूब प्रसिद्धि मिली। मेरी इस जांच पड़ताल को सरकारी निष्पक्ष समर्थन की मुझे ज़रूरत थी और समाचार पत्रों की चर्चा और उस पर लंबी चौड़ी समीक्षा से हानि होने का डर था। इसलिए मैंने समाचार पत्रों के मालिकों को लिखा था कि वार्ताकारों को यहाँ ना भेजें। जो भी समाचार प्रकाशित करने के लिए होगा वो मैं खुद लिखकर भेजूँगा। चंपारण के खेत मालिक बहुत नाराज़ हो गए थे और अमलदार भी। समाचार पत्र की हरी खोटे समाचार से वे और भी चिढ़ेंगे और उसका परिणाम गरीब किसानों पर भी होगा और मेरे सत्य हकीकत खोजने के काम में बाधा उत्पन्न होगी। खेत मालिकों ने साजिश शुरू कर दी थी और उन्होंने मेरे और मेरे साथियों के बारे में कई झूठी खबरें फैलाई। पर मैं ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए सत्य से बंधा हुआ था। मैं छोटी छोटी बातों के लिए सत्य से बंधा हुआ था। इसलिए उनकी इस हरकत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ब्रजकिशोर बाबू के खेत मालिकों ने खूब निंदा की पर उन पर कोई असर नहीं हुआ और उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ी। ऐसे नाजुक मामले में मैंने वार्ताकारों को और नेताओं को भी नहीं बुलाया। यहाँ तक कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी कहा था कि ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लें, लेकिन उन्हें भी नहीं बुलाया। चंपारण के संघर्ष को मैंने कभी भी राजनीतिक नहीं बनाया और हर प्रसंग के बारे में समाचार पत्रों को सूचित करता रहा। जिस जगह अंतिम उद्देश्य राजनीतिक हो पर प्रत्यक्ष काम में राजनीति का कोई स्थान नहीं, उसे राजनीतिक बना देने से कुछ हासिल नहीं होता। इसका मुझे बहुत अनुभव हुआ है। शुद्ध लोक सेवा में प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप में राजनीति रहती ही है। ये बात चंपारण का संघर्ष सिद्ध कर रहा है। और इसी के साथ इस अध्याय का अंत होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।